नाज़रीन, आज की वीडियो में एक ऐसी फौज के बारे में बताएंगे जिसके जाबाजों ने हथियारों के जोर पर नहीं बल्कि जज्बा ईमानी और शौक शहादत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फौज और टेक्नोलॉजी से लैस मुल्क अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया और पूरी दुनिया को भी बता दिया कि जंगें हथियारों और टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि जज्बा ईमानी से जीती जाती है। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि तालिबानों ने अमेरिका को किस तरह अफगानिस्तान में शिकस्त से दुचार किया और अब तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान से निकलने वाला तेल और सोना हासिल करने के बाद अफगानिस्तान कितना ताकतवर मुल्क बन चुका है। और सबसे अहम बात, अफगान तालिबान ने अमेरिका के कौन कौन से हथियारों पर कब्जा किया हुआ है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके शेयर कर दें। तो आइए चलकर वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में अफगानिस्तान का एक अहम किरदार ये भी है कि इसी अफगानिस्तान से बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई, जिनमें कुछ मशहूर और बड़ी सल्तनतें हैं जिसका नाम मोहम्मद गौरी सल्तनत, तैमूरी सल्तनत, मुगल सल्तनत और अब्दाली सल्तनत भी शामिल है। 27 दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी फौज अफगानिस्तान में दाखिल करवाई। इस हमले में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फौजें शामिल थी और बाद में 1 लाख के करीब अफगान फौजी भी शामिल हो गए। इस तरह 1985 में अफगान मुजाहिदीन रूस के खिलाफ पाकिस्तान में इकट्ठे हुए थे। दोस्तों, उस दौर की सबसे हैरत ज़दा बात यह थी कि अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जदीद तरीन असलहा फराहम किया था, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे के मुखालिफ थे। और इसके अलावा अमेरिका ने मुजाहिदीन को $40 मिलियन भी दिए थे। 1980 तक अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को मिसाइल और टेक्नोलॉजी से लैस स्टिंगर मिसाइल भी दे चुका था, जिसकी मदद से मुजाहिदीन रूस के खिलाफ लड़ने के काबिल हो गए। तालिबान हुकूमत बनने के बाद रूस अब अफगानिस्तान से सरमाया कारी करने के ख्वाहिशमंद है, मगर चंद साल पहले यही रूस था और इस रूस की फौज ने सन 1986 में 15 से 20 लाख अफगानियों को कत्ल किया, उनकी औरतों की इज्जतें पामाल की थी, जिसकी वजह से 70 लाख अफगानी पाकिस्तान हिजरत करके आए थे, जबकि 40 लाख के करीब अफगानी अमेरिका और यूरोप हिजरत करके चले गए थे। 1988 में अमेरिका, रूस, अफगान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ, जिसके बाद रूस ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें दस्ते वापस बुलाना शुरू कर दिए। 1989 में रशियन फौज की बर्बादी और बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से रूसी फौज वापस चले गए थे। 1989 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जलालाबाद में ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने में मदद मिली, लेकिन 3 महीनों में ISI की ऑपरेशन नाकाम हो गया। उस दौर के अफगान वजीर आजम, जिसका नाम गुलबदीन था, उसने तालिबानों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में एक बार फिर से खाना जंगी शुरू हुई। उस जंग में काबुल के 8 बड़े ग्रोहों ने आपस में जंग की और ये तमाम ग्रोह मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाली इमदाद की वजह से और इसी इमदाद के जोर पर लड़ रहे थे। अफगानिस्तान में ये सब कुछ चल ही रहा था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजने का ऐलान किया और अफगानिस्तान पर कब्जा करने को कहा। नाज़रीन, 2001 में अमेरिका के अंदर 9/11 अटैक्स हुए। इस अटैक्स में 3000 के करीब लोगों की जानें गई, जिसके बाद अमेरिका और बरतानिया की स्पेशल फोर्स तालिबानों के खिलाफ मैदान में उतर आई। इत्तेहादी फौजियों ने अफगानिस्तान में तालिबान पर हमले शुरू कर दिए। 2002 में इन फौजियों ने मिलकर हामिद करजई की हुकूमत कायम करवाई और 2003 में नेटो फौज ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। 2005 में अफगानिस्तान में एक बार फिर से पार्लिमानी इलेक्शन हुए। 2009 तक तालिबान अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों पर अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। अफगान हुकूमत और इत्तेहादी फौजियों ने मिलकर तालिबानों पर बेशुमार हमले किए, लेकिन तालिबानों को शिकस्त देने में नाकाम रहे। नाज़रीन, जब अमेरिका को हर बार मुंह की खानी पड़ी तो 2010 में आखिरकार अमेरिका ने अमन मुआहिदे की कोशिश शुरू कर दी। मई 2011 में पाकिस्तान में नवाज हुकूमत ने एक बार फिर गद्दारी करते हुए अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को शहीद करने का मौका दिया और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में शहीद किया। ओसामा बिन लादेन के जाने के बाद अफगान बॉर्डर पर एक बार फिर हमलों में तेजी आ गई, जिसका इल्जाम अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगाया। 2015 में कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसमें तालिबान ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान में मौजूद हैं तब तक तालिबान हमले करना बंद नहीं करेंगे। 2017 में अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपनी मजीद फौजें अफगानिस्तान में भेजने का ऐलान किया। मार्च 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक बार फिर मुआहिदा हुआ, जिसमें दोनों तरफ के कैदियों को रिहा किया जाएगा। नाज़रीन, अमेरिका को शिकस्त खाने के बाद और अपनी लाखों की तादाद में फौज को जहन्नम वासिल करवाने के बाद ऐलान किया कि अब हम अपनी फौजें अफगानिस्तान से वापस बुला रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी फौजें वापस बुलवाई। अमेरिकी फौज अपने टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों, जहाज़ों और मिसाइलों को छोड़कर वापस चले गए। ये तमाम चीज़ें अब तालिबानों के कब्जे में मौजूद है
اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طالبانوں کے قبضے میں امریکہ کی کون کون سی ٹیکنالوجی موجود ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر۔ یہ ہیلی کاپٹر امریکہ کا تیار کردہ جدید ترین ہیلی کاپٹر ہے جس کو دنیا بھی تسلیم کرتی ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کسی اور کنٹری کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر مل Mi-7D ہیلی کاپٹر ہے۔ یہ رشیا کا تیار کردہ جدید ترین ہیلی کاپٹر ہے۔ اس ہیلی کاپٹر سے دشمنوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہیلی کاپٹر طالبانوں کے ہاتھوں لگا ہے وہ MD-530 ہیلی کاپٹر ہے، جن کی تعداد 53 ہے۔ یہ تمام 53 کے 53 ہیلی کاپٹر افغان طالبان کے قبضے میں موجود ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ افغان طالبان کے قبضے میں امریکہ کے بہت سے ایئر کرافٹس بھی موجود ہیں، جن میں 4 C-201 اور 3 C-130 بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ طالبانوں کے قبضے میں امریکہ کی MBR وہیکل بھی ہے، جس کی تعداد تقریباً 3000 سے زائد ہے۔ اس وہیکل کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے عملے باہر ہونے والی تباہی سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں اور اس کے اندر بیٹھ کر باہر فائرنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ طالبانوں کے قبضے میں امریکہ کے بہت سے ہتھیار بھی موجود ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں افغانستان سے نکلنے والے تیل اور سونے کی۔ عرب ممالک کی طرح افغانستان سے بھی تیل نکل آیا ہے۔ طالبان نے چینی کمپنی کی مدد سے شمالی افغانستان سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دی ہے۔ اس تیل کے کنویں سے روزانہ 100 ٹن سے زائد تیل نکالا جائے گا اور اس سے طالبان حکومت کو کروڑوں ڈالرز کی آمدنی اور فائدہ ہوگا۔ اور اب افغانستان تیل اور گیس ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان بھی افغانستان سے تیل خریدے گا، لیکن پاکستان کے موجودہ ذخائر جو کہ بلوچستان میں بڑی تعداد میں موجود ہے، وہاں حکومت نہ تو اس پر کوئی کام کر رہی ہے اور نہ ہی ان کو دریافت کرنے کے لیے کسی کو ٹھیکہ دیے جا رہا ہے۔ اس لیے پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ اگر اسی طرح افغانستان ترقی کرتا رہا تو اگلے 10 سالوں میں افغان طالبان دنیا کا سب سے امیر ترین اور سپر پاور ملک بن جائے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ